तो हम लोग इतिहास की जो चैप्टर पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद, आज उसमें हमें आगे क्या पढ़ना है, 1830 की क्रांति का प्रभाव। आज हमको क्या पढ़ना है, 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था, उस प्रभाव के बारे में हमें क्या करना है, जानना है कि 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था। उस प्रभाव के बारे में हमें आज क्या है, जानना है। ठीक है, तो 1830 की क्रांति क्या था, तो उससे पहले बहुत मतलब कि समय था। जो 1830 की क्रांति का समय चल रहा है, ये मेटरनिक युग चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन मेटरनिक युग में क्या है कि 1815 से लेकर 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 1815 से 1848 के बीच क्या आता है, आपका 1830 आता है। और 1830 की जो क्रांति का प्रभाव है, मेटरनिक युग के अंदर में ही ये प्रभाव पड़ा था। क्या था इस 1830 की क्रांति, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर क्या है, 1830 की क्रांति। ठीक है ना, तो इसमें था कि इस प्रकार के कह रहा है कि इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी। कह रहा है कि इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राष्ट्रवादियों का प्रभाव कम हो रहा था। जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज्य सत्तावादियों का क्या हो रहा था, प्रभाव कम हो रहा था। कहने वाले जो कट्टर लोग थे, जो मारकाट करने वाले लोग थे, जो राज सत्ता स्थापित करना चाहते थे। जब जुलाई की क्रांति है, उससे पता चल रहा है, उससे क्या हो रहा था कि कट्टरवादियों की जो कमी हो रही है, कट्टर राष्ट्रवादियों की कमी हो रही है। कहने मतलब क्या है कि यहाँ पर जुलाई क्रांति करने वाले लोग कौन है, जनता है। ठीक है ना, और जनता क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ क्रांति करके वहाँ के जो भी लोग राजशाही को समर्थन करते थे, राजा का शासन स्थापित करना चाहते थे, जो कट्टर राजतंत्र का समर्थन करते थे, उसका खात्मा कर रहे थे, मतलब उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो जुलाई की क्रांति क्या है, कट्टर राज सत्ताधारियों का प्रभाव कम कर रहा था। ठीक है ना, कहने मतलब जो राजा का शासन समर्थन करने वाले लोग थे, जो राजशाही राजा का शासन को समर्थन करने वाले लोग थे, उनका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उनको क्या कर रहे थे कि उनका प्रभाव को कम कर रहे थे। ठीक है ना, वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग, ठीक है ना, लोक संपूर्ण के सिद्धांत की देन है भी थी। कह रहा है कि वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग मतलब कौन होते हैं, किसान वर्ग। ठीक है ना, मध्य वर्ग में कौन कौन होते हैं, किसान हो गए, कोई सरकारी जॉब करने वाले वकील हो गए, शिक्षक हो गए। ठीक है ना, आपका क्या हो जाएगा, कोई इंजीनियर हो गया, ठीक है, कोई मजदूर हो गया। ये सब क्या आता है, मध्य वर्ग में आता है। ठीक है, लोक संप्रभुता के सिद्धांत की देन थी। कह रहा है कि वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग मतलब मध्य वर्ग से आया था, निकल कर आया था। मध्य वर्ग इस क्रांति को कर रहे थे। और दूसरा क्या है, लोक संप्रभुता के सिद्धांत की देन थी। लोक संप्रभुता मतलब संप्रभु मतलब कि अपनी फैसला लेने का अधिकार क्या होना, सब अपने पास होना, उसको संप्रभु कहलाता है, मैं कहते हैं। तो यहाँ लोक संप्रभु मतलब क्या, यहाँ के लोग क्या चीज थे, संप्रभु थे। ठीक है ना, संप्रभु मतलब लोग अपना फैसला खुद करते थे, किसी पर आश्रित नहीं रहते थे। तो यहाँ मध्य वर्ग का उदय हुआ और लोक संप्रभु का उदय हुआ। मध्य वर्ग मतलब यहाँ के जो किसान थे, टीचर थे, शिक्षक थे, यहाँ पर वकील थे, सब लोग क्या एकजुट हुए। फिर क्या होगा, उनका विचार, ठीक है, संप्रभु बना। मतलब कि वो जो अपना विचार बना रही, क्या संप्रभु का मतलब होता है, वो अपने से अपना ही फैसला करते थे, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते थे कि इसका फैसला कोई और लेगा। ठीक है, इसको क्या है, लोक संप्रभु कहा गया। ठीक है ना, तो मध्य वर्ग यह क्रांति जो मध्य वर्ग का लोक संप्रभु के सिद्धांत पर आधारित था, या फिर उसकी देन थी। ये आया, मध्य वर्ग आया या फिर लोक संप्रभु आया, जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर यह क्रांति जो है 1830 क्रांति या फिर जुलाई क्रांति क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को पुनर्जीवित कर दिया। कहा कि जो क्रांति था 1830 क्रांति या फिर जुलाई क्रांति जो था, ये फ्रांसीसी क्रांति को फिर से जीवित कर दिया। जो क्रांति फ्रांसीसी क्रांति ठप पड़ गया था, रुक गया था, वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद फिर से जीवित हो गया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। तथा वियना कांग्रेस कहने मतलब वियना समझौता में जो लोगों का उद्देश्य था, उनका क्या उद्देश्य था कि राजा का शासन स्थापित करना, लोकतंत्र में जनता के शासन को खत्म करके क्या करना कि जन के शासन को खत्म करके राजा का शासन स्थापित करना। उसके सिद्धांत को क्या कर दिया, निर्मूल कर दिया, मतलब कि निरस्त कर दिया गया। ठीक है, कौन, ये आपका नए जो सिद्धांत वाले लोग थे, जो क्रांतिकारी करने वाले मध्य वर्ग के लोग थे, जो लोक संप्रभु लोग थे, इन्होंने क्या किया कि वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस के उद्देश्यों का कह दिया, निर्मूल सिद्ध कर दिया।
इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। इसका प्रभाव क्या है? पूरे यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना क्या प्रफुटन का जो भावना क्या प्रफुटन हुआ कह रहा है कि इसका प्रभाव जो है संपूर्ण देश पर, संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और ये क्या राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का क्या हुआ? प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, देशभक्ति की भावना जिस प्रकार फूटा, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया। कहने का मतलब जो यूरोप में क्या हुआ कि जो राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना जगा, लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम जगा, ठीक है ना, वो क्या कर दिया कि देशभक्ति की भावना का प्रफुटन जिस प्रकार हुआ उससे यूरोप राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, राजनीति में एकता आ गया, ठीक है ना, संवैधानिक सुधार में संविधान में सुधार कर दिया, ठीक है ना, राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग सामने आया, प्रशस्त हुआ। राष्ट्रवाद राष्ट्र की जो भावना के विकास का या फिर राष्ट्रवाद में राष्ट्र के विकास का मार्ग जो है साफ हो गया। राष्ट्रवाद का विकास मतलब राष्ट्र के विकास का मार्ग क्या हो गया? साफ हो गया, उसमें कोई मतलब की रुकावट नहीं था, ठीक है ना। कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी का एकीकरण यूनान, पोलैंड, हंगरी में क्या तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के भावना के कह रहा है कि यहाँ पर इटली तथा जर्मनी का एकीकरण किया गया तथा यूनान, पोलैंड, हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ पड़े हुए। कहाँ आंदोलन उठ गया? तो कह रहा है यहाँ पर इटली और जर्मनी का एकीकरण किया गया, यूनान, पोलैंड, हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति क्या हो गया? राष्ट्रीयता की भावना, मतलब यूनान, पोलैंड और हंगरी जो देश था वहाँ पर क्या हो गया? राष्ट्रीयता की भावना जगा। राष्ट्रीयता की भावना ने क्या किया? वहाँ पर आंदोलन खड़ा कर दिया। कहाँ? यूनान, पोलैंड और हंगरी में। और इटली और जर्मनी का किया गया? एकीकरण किया गया। तो क्या यहाँ पर क्या हो गया? आंदोलन उठ खड़ा हुआ और आगे चलकर फ्रांस भी बना क्या? आगे चलकर जो फ्रांस में भी लुई फिलिप्स के खिलाफ जो आवाज उठने लगा और आगे चलकर क्या हो गया? फ्रांस में भी ये क्रांति का प्रभाव हुआ और फ्रांस में लुई फिलिप्स के खिलाफ जो आवाज उठने लगा और ये जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और जिससे क्या हो गया? फ्रांस में एक और क्या? क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, ठीक है। यही कथित था आपका 1830 की क्रांति। यही कैसे था आपका 1830 की क्रांति। अब ऊपर मतलब ओवरऑल बता देते हैं कि 1830 की क्रांति का ही था। 1830 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी, 1830 की क्रांति एक ऐसी क्रांति था जिसमें क्या किया गया था कि वियना सम्मेलन में जो समझौता हुआ था, अब वियना सम्मेलन के लोगों का जो विचार था वो जैसा राज्य स्थापित करना चाहते थे, जैसा शासन स्थापित करना चाहते थे, उसका विरोध करना चाहा। ये 1830 क्रांति या फिर जुलाई क्रांति क्या चाहता था या क्या किया? तो वियना क्रांति में जो मेटरनिक युग का आगमन हुआ, ठीक है ना, अब मेटरनिक विचार जो थे आगे बढ़े और मेटरनिक जो चाहता था कि यहाँ पर फिर से राजशाही स्थापित हो जाए, उसका विरोध किया गया। किसके द्वारा किया गया? मध्य वर्ग के द्वारा। मध्य वर्ग किसको कहते हैं? अब किसान मजदूर हो गए या फिर जो भी वकील, डॉक्टर, ये सब में काम करने वाले लोग क्या है? मध्य वर्ग हो गया। इन लोगों ने क्या किया? मिल करके क्रांति चालू की और इनका क्या होता था कि मैं कहने का मतलब क्या था, मतलब कि संप्रभुता, मतलब लोक संप्रभुता था कि भावना, मतलब मध्य वर्ग एवं लोक संप्रभुता की भावना नहीं फ्रांसीसी क्रांति जो आपका था 1830 क्रांति को जन्म दिया। लोक संप्रभुता मतलब क्या होता है? ये लोग जो थे मध्य वर्ग या फिर किसान वर्ग जो लोग थे, ये क्या कहते थे? अपनी फैसला अपनी खुद से लेते थे। ये लोग अपनी फैसला अपनी खुद से लेते थे, इसलिए क्या है लोक संप्रभुता का शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो गया कि यहाँ पर जो क्रांति हुआ जिसे क्या कहा जाता है? 1830 क्रांति कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? 1830 क्रांति कहा जाता है। और उसी क्रांति का प्रभाव था कि फ्रांस में भी लुई फिलिप्स के खिलाफ में क्या किया? आवाज उठाया गया, ठीक है। अब फ्रांस में एक और क्या क्रांति की पृष्ठभूमि क्या हो गया? तैयार हो गया। मतलब फ्रांस में जो क्रांति नहीं था वो क्रांति क्या हो गया? फ्रांस में भी आ गया। अब क्या कर रहा है? सन 1848 ईस्वी की क्रांति। अब 1830 की क्रांति हो गया। अब उसी का जो है आगे जो चरण चालू होगा क्या होगा? 1848 की क्रांति होगा। ये क्या आपका यहाँ पर लिखा गया है? 1800, एक मिनट,
अच्छा यहाँ पे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे इस जो लिखा हुआ है क्या है आपका 1848 लिखा गया है, ठीक है ना। ये जो आपका लिखा गया है क्या है 1848 लिखा गया है, ये आपका क्या लिखा गया है 1848 लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये क्या था सन 1848 ईस्वी क्रांति था, ठीक है ना। ये क्रांति क्या था, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखे हैं यहाँ पर क्या है कि फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ में क्रांति प्रारंभ हो गया था। फ्रांस में क्या हुआ था, लुई फिलिप के खिलाफ में क्रांति प्रारंभ हो गया था। हाँ, ये जो 1830 की क्रांति कहाँ था, आपका जो आगे की जो क्रांति हुआ क्या होगा, ज्यादातर आपका फ्रांस और 1828 क्रांति प्रभाव ज्यादा फ्रांस पर है, ठीक है ना। 1830 की क्रांति का प्रभाव किस तो पूरे यूरोप में फैला हुआ था। 1830 की जो क्रांति था इस समस्त यूरोप में फैला हुआ था। लेकिन आगे चल के जो 1848 की क्रांति है देखते हैं क्या है, ठीक है। इसका जो मुख्य रूप से प्रभाव कहाँ फ्रांस पर पड़ेगा, ठीक है। 1848 की क्रांति का लुई फिलिप्स क्या है कि लुई फिलिप्स एक क्या है उदारवादी शासक था। लुई फिलिप्स का था एक उदारवादी शासक था। उदारवादी मतलब बहुत उदार व्यक्ति था, ठीक है। ये जनता के भलाई के लिए काम करता था। कौन, लुई फिलिप्स। लेकिन आप यहाँ देखें कि लुई फिलिप्स के खिलाफ में जनताओं ने विरोध कर दिया। क्यों कर दिया, तो जरूर कुछ कारण होगा जिसके कारण जो लुई फिलिप्स के खिलाफ जनताओं ने क्या किया गया, मैं क्या किया, विद्रोह कर दिया, मतलब क्रांति कर दिया। तो पहले कह रहा है कि लुई फिलिप्स का था एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। परंतु क्या, तो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का क्या अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। कह रहा है कि उसने क्या किया, स्वर्णिम मध्यवर्गीय लोगों को खुश करने के लिए उसने क्या किया। वो तो खुद अच्छा था, कौन, आपका लुई फिलिप्स। लेकिन उसने कहा किया कि स्वर्णिम मध्यवर्गीय लोग थे उनको खुश करने के लिए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इसको बना दिया, गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। अब क्या है कि उदारवादी था कौन, फिलिप्स, लुई फिलिप्स एक उदार शासक था। देखिए अब वहां का शासक जो आपका क्या गीजो बन गया है, वो गीजो क्या है, मतलब जो गीजो जो प्रधानमंत्री, ऐसे शासक तो कौन है, लुई फिलिप्स ही है। लेकिन उसने जिसको प्रधानमंत्री अपना घोषित कर दिया है, वो जो प्रधानमंत्री है वो क्या कट्टर क्या प्रतिक्रियावादी है। वो क्या है, कट्टर प्रतिक्रियावादी, मतलब वो कट्टरता की बात करता है, ठीक है। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। वो किसी भी तरह का वैधानिक में कानून में सुधार नहीं चाहता था, ठीक है ना। सामाजिक में समाज में सुधार नहीं चाहता था और आर्थिक सुधार नहीं चाहता था। कहने का मतलब आपका जो लुई फिलिप्स तो अच्छा व्यक्ति था, उदारवादी था, ठीक है ना। लेकिन उसने जिसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, गीजो क्या था, वो संविधान के खिलाफ था, वो कानून के खिलाफ था, वो अच्छे कानून नहीं लागू करना चाहता था, जनता का शोषण करना चाहता था, ठीक है ना। लुई फिलिप्स ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया। क्योंकि लुई फिलिप्स ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। लुई फिलिप्स को अपने साथ रखना चाहता था, तो पूंजीपति में जो पैसे वाले लोग हैं उनको अपने साथ रखना चाहता था, जिससे शासन के कार्यों में क्या हो गई, जिससे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं रही, जिससे शासन के जो कार्य हैं उसमें क्या अभिरुचि नहीं रहा, ठीक है ना। और जो अल्पतम में भी था, मतलब जो अल्पतम में भी था, उसके पास किसी भी तरह का सुधारवादी कार्यक्रम नहीं था। कहने के बाद जो अल्पतम मतलब जो अल्प संख्या में था, ठीक है ना, अल्प संख्या नहीं, अल्पमत ना, जो अल्पमत में था, उसके बाद जो है किसी भी प्रकार का सुधारवादी कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में किसी तरह का सफलता हासिल हो रहा था। मतलब कि कहने का मतलब है, एक तो था वहां पर क्या चीज कि लुई फिलिप्स का जो प्रधानमंत्री गीजो था उसका समर्थक, मतलब या फिर लुई फिलिप्स जो समर्थन करता था पूंजीवादी लोगों का, एक पूंजीवादी लोग था। और दूसरा कौन था, वहां पर वैसे लोग थे जो क्या इसका विरोध करते थे, ऐसा नहीं चाहते थे। वो क्या थे, अल्पमत में थे। वो क्या थे, अल्पमत में थे, जो लुई फिलिप्स या फिर गीजो के साथ नहीं मिलना चाहते थे, वो अलग चाहते थे, ठीक है ना। तो जो अल्पमत वाले लोग थे वो अल्पमत में थे और सुधारवादी कार्य उनके पास सुधारात्मक कार्य नहीं था, फिर कोई कार्य नहीं था, ठीक है। और न ही विदेश नीति में किसी प्रकार का सफलता मिला और न ही उनको विदेश नीति में किसी प्रकार का सफलता मिला, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि उसके शासनकाल में देश में क्या भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। अब क्या है कि लुई फिलिप्स के शासनकाल में देश में क्या हो गया, भूखमरी और बेरोजगारी क्या हो गया, व्याप्त होने लगी, भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ गया, ठीक है। किसी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। इसी वजह से क्या हो गया कि गीजो जो था वो प्रधानमंत्री, उसका क्या आलोचना किया जाने लगा। और सुधारवादियों ने, मतलब जो वहाँ के निम्न वर्ग के लोग थे, सुधारवादी में सुधार चाहते थे, ठीक है ना, उन लोगों ने जो है 22 फरवरी क्या है 1848 को पेरिस में क्या है पेरिस के क्रियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। क्या कह रहा है,
22 फरवरी 1848 को वहां के सुधारवादी लोगों ने पेरिस में क्रियस, यहाँ पर क्या लिखा गया, क्रियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज, विशाल मतलब क्या हो, क्या कहा जाता है, भोज मतलब जहाँ पर बहुत लोग क्या है भोज करने के लिए, उस भोज का स्थापना किया गया, मतलब भोज का आयोजन किया गया। और जगह जगह अवरोध, और क्या कर रहा है कि जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप्स को गद्दी छोड़ने का लुई फिलिप्स को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। और क्या करा, अच्छा बताइए इस भोज को कौन मतलब कि आयोजित किए थे, तो वहाँ के जो सुधारवादी लोग थे उन्होंने कहा कि पेरिस में क्रियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज स्थापित किए, ठीक है ना, भोज का आयोजन किया और जगह जगह अवरोध बना दिए गए, अवरोध किए गए और लुई फिलिप्स को गद्दी से छोड़ने पर मजबूर किया गया। लुई फिलिप्स को कहा गया कि आप क्या कहते हैं, गद्दी को छोड़िए। और 14 फरवरी को लुई फिलिप्स क्या कर रहा है कि 14 फरवरी को जो है लुई फिलिप्स को लगा कि अब लुई फिलिप्स को गद्दी छोड़ने में मजबूर किया गया। लुई फिलिप्स जो 14 फरवरी क्या है, लुई फिलिप्स जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, हाँ यहाँ पर कह रहा है 24 फरवरी है, 24 फरवरी के लुई फिलिप्स लगाए गए और लुई फिलिप्स को गद्दी छोड़ने पर क्या मजबूर किया गया। लुई फिलिप्स क्या लगाया गया, तो उन पर आरोप लगाया गया, ठीक है ना, और जो है उनको गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। और 14 फरवरी को लुई फिलिप्स ने गद्दी त्याग किया, मतलब लुई फिलिप्स ने गद्दी कब त्यागा, 14 फरवरी को त्यागा, 1948 को त्यागा और इंग्लैंड चला गया। लुई फिलिप्स कहाँ चलेगा, इंग्लैंड चला गया। और तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए, ठीक है ना, और तत्पश्चात क्या किया कि वहां भी नेशनल असेंबली ने था, उसने कहा कि गणतंत्र मतलब जहां पर जनता, जहां पर संविधान का शासन ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति, मतलब जो वयस्क व्यक्ति हैं उनको मत प्रदान किया गया, मत देने का अधिकार प्रदान किया। और कहा गया गणतंत्र का घोषणा किया गया पर 14 फरवरी को, कहा गया कि अब से जो है ना, जो भी व्यक्ति 21 वर्ष से ऊपर है वो क्या करेंगे, वोट देंगे, अपना राजा चुनेंगे और काम के अधिकार की गारंटी देंगे, काम के अधिकार की गारंटी देगा। गारंटी दिया गया कि हम इस शासन में जिसको बैठाएंगे या फिर अगर हम शासक बनेंगे, वो लोग कहा कि हम शासक बने तो हम गारंटी देते हैं कि हम काम करेंगे। क्या चीज काम, मतलब देश को सुधारने का काम करेंगे, देश में अच्छा कानून व्यवस्था लाएंगे, देश में सभी लोग सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, ठीक है ना। और गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन, ठीक है, गणतंत्रवादी जो गणतंत्र विचार के समर्थक थे उसका नेता मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉ, ठीक है ना। गणतंत्रवादियों का नेता कौन, मार्टिन, और सुधारवादियों का नेता कौन था, लुई ब्लॉ था। शीघ्र ही दोनों ने मतभेद आरंभ हो गया, दोनों में क्या होगा, मतभेद। अब क्या हो गया, यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हो गया, लेकिन गणतंत्र और सुधारवादियों का जो नेता था, गणतंत्र का नेता आपका मार्टिन था और सुधारवादियों का नेता आपका लुई ब्लॉ था। दोनों में क्या हो गया, मतभेद उत्पन्न हो गया, मतलब बात को लेकर क्या किसी प्रकार झगड़ा उत्पन्न हो गया, ठीक है। और क्या करा, लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। और लुई नेपोलियन जो है फ्रांस का क्या बन गया, सम्राट बना। और इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस के पुरातन व्यवस्था का अंत किया, इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस के पुराने जो राजशाही व्यवस्था को अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड भी इस क्रांति के प्रभाव में आया। कहने का मतलब ये जो 1848 का क्रांति था, ये ना सिर्फ फ्रांस में पुरातन व्यवस्था मतलब राज शासन को अंत किया और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड इंग्लैंड भी इस क्रांति से क्या होगा, प्रभावित हुआ। और इटली या जर्मनी को क्या किया, उदारवादियों ने बढ़ते हुए और जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा जो है राष्ट्र राज्य की स्थापना की, ठीक, और स्थापना की मांग आगे बढ़ाया, ठीक है ना, और जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। कहने का मतलब न सिर्फ यहाँ पर फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुआ, बल्कि क्या हो गया कि इटली, जर्मनी में भी, पोलैंड, डेनमार्क, स्पेन, ये सब जो देश था सब में भी क्या हो गया, इसका प्रभाव पड़ा। और इटली जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है ना, और इसने क्या किया, इटली जर्मनी का एकीकरण का जो क्रिया है वो प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़े और संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। जो पूरा प्रक्रिया था क्या था, संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। एक ऐसा लोकतंत्र जहां पर क्या हो, अपना संविधान, मतलब एक ऐसा लोकतंत्र जहां पर क्या हो, एक अपना संविधान हो। तो एक था आपका 1848 की क्रांति था।
अब जो है आपका इटली का एकीकरण, ठीक है ना। अब क्या है आपको इटली का एकीकरण है, तो इटली का एकीकरण अब हम अगले क्लास में करेंगे इटली का एकीकरण, ठीक है ना। हम आज पढ़े 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम इटली का एकीकरण पढ़ेंगे।